आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम देखेंगे कि अभी तक का जो हम आप मैथमेटिक्स में भी स्टडी करते रहे हैं, दो मैट्रिसेस से या तीन से ज़्यादा उनको मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन आप ऑर्डर क्या हो रहा था, तीन मैट्रिसेस थे A1 A2 A3, या पहले A1 A2 को मल्टीप्लाई करते थे और उसके रिजल्ट को A3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब हो सकता है कि लास्ट की डिमेंशन ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा परफॉर्म करने पड़े, तो हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो किस ऑर्डर में उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हम ऑप्टिमाइज रिजल्ट हमारे पास आए। तो उसकी एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम डिज़ाइन स्ट्रेटजी, हम एक न्यू डिज़ाइन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। वो क्या होती है, किस तरह से काम करती है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो स्पेसिफिक लेक्चर है इसमें हम सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है और किस तरह से काम करती है। लुकमान, क्वेश्चन आप करो। तो अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो बिल्कुल दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो हम इनको तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल आए, तो ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मीन्स के एक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसकी रो कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स रोज के इक्वल होंगे तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले मैट्रिक्स की रो यानी कि मैट्रिक्स ए की रो मैट्रिक्स बी के पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट के तौर पे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा बिलफर्ज वो सी मैट्रिक्स है, तो उसकी हमारे पास पहली वैल्यू गेट करते हैं। उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बी के, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स जिसको हमने सी का है। इसलिए पहली रो तीसरा कॉलम तीसरी वैल्यू आ जाएगी, चौथा कॉलम अगली रो पे जाना है तो दूसरी रो अगेन मैट्रिक्स ए की दूसरी रो और मैट्रिक्स बी का पहला कॉलम, और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारे पास सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो नहीं जाते सारी रो। तो ये इस तरह से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो पहले की डिमेंशन बिल्कुल तब होंगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब कंपैटिबल हो। कंपैटिबिलिटी से मुराद है कि इसके नंबर ऑफ रोज के नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ए के बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल आएंगे तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई नंबर आगे पीछे हो गया तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मीन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जब भी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमारे पास कॉलम्स जा रहे हैं, मीन्स के पहले पहली रो आई, रो में कॉलम्स आ रहे हैं और यहाँ पे है उसके बाद अगली रो आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे ए के कॉलम्स बी की रोज के इक्वल आने चाहिए। बिल्फर्स्ट ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स हैं, तो ए का साइज अगर पी क्रॉस क्यू है, जब भी साइज बताते हैं तो साइज से मुराद है कि पहली जो है रो को डिफाइन करते हैं, दूसरा कॉलम को डिफाइन करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं 2/4 का मैट्रिक्स है तो उसमें दो रोज होती हैं, चार कॉलम्स होते हैं, तो इसलिए ये जनरल फार्मूला लिखा है P इंटू क्यू, पी रोज क्यू कॉलम्स।
और बी का साइज क्यू इंटू आर होना चाहिए, यानी कि क्यू इसके बी ए के कॉलम्स जो है बी की रोज के इक्वल आए तो ही हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, पी इंटू आर, यानी कि पहले की रो यानी कि पहली पी ए की रोज और पी के कॉलम को हम जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका साइज पी इंटू आर हो। मीन्स अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले मैट्रिक्स का साइज जो है ए इज इक्वल टू 4, 4 3 है, यानी कि 4 रोज 3 कॉलम्स हैं। बी जो है उसमें हमारे पास 3 रोज होंगी तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3/5 बिल्कुल। तो इसका रिजल्टेंट सी का साइज जो है हमारे पास वो होगा 4 × 5, यानी कि पहले की रोज और दूसरे के कॉलम्स हमारे पास, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज ये है 4 × 5। और इसमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होंगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, वो है पी इंटू क्यू इंटू आर। ये कैसे होंगी ये हम एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपका मजीद वाज़ेह होगा। यहाँ पे जनरल बता देता हूँ। पी यहाँ पे 4 है, क्यू 3 है, आर 5 है, तो 4 × 3 × 5 तो 6 4 × 3 12 × 5 60 मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म होंगी अगर मैट्रिक्स का साइज हमारे पास ये। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एल्गोरिदम के एल्गोरिदम में हम किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई उससे पहले यही चीज़ कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मीन्स के पहले की रो और पहली रो पहला कॉलम और वो हमारे पास पहला एलिमेंट आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी का। फिर पहली रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट आएगा, पहली रो तीसरा कॉलम तीसरा एलिमेंट, पहली रो चौथा कॉलम चौथा एलिमेंट हमारे पास आएगा। इसी तरह से यहाँ पे A0 1 2 दूसरी रो पहला कॉलम वो वैल्यू ये आएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसी तरह से बाकी वैल्यूज जो है हमारे पास हम गेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पहली रो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट आएगा और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास कितने ऑपरेशंस मल्टीप्लाई के होंगे, एक इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दूसरा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तीसरा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, चौथा इसके साथ मल्टीप्लाई किया। एक एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए 4 मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक सेल के लिए 4 हैं, दूसरा सेल होगा उसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, और जितनी भी वैल्यूज हर एक 4 वैल्यूज हर मल्टीप्लिकेशंस के लिए हमें 4 चाहिए। तो टोटल मैट्रिक्स का साइज हमारे पास इसका 4/4 है, इसका भी 4/4 है, तो 4 × 4 × 4 तो टोटल 16 हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशंस बनेंगी। तो इसकी टोटल 64 मल्टीप्लिकेशंस हमारे पास बनेंगी।
अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं कि कैसे इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो उनको मल्टीप्लाई में सेम एल्गोरिदम यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा अभी फ़िलहाल। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस ए और बी, और इसमें हम कहते हैं कि अगर ए के कॉलम्स बी के इक्वल नहीं, बी की रोज के इक्वल नहीं है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो वहाँ पे हम एरर शो कर देंगे कि इनकम्पेटिबल डिमेंशंस। अदरवाइज एक मैट्रिक्स सी बनाएंगे जिसका साइज ए की रोज और बी के कॉलम्स के इक्वल होगा। अभी हमने देखा था वो कैसे इक्वल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझा दूं। तो एक लूप तो हमें चाहिए होगा कि हम यहाँ पे हैं, तो ए की रोज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आई का एक लूप हम यूज करेंगे। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरह बुक में किया हुआ है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू फर्स्ट 1 है फर्स्ट रो के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगी। और इसके बाद इसी तरह से एक लूप हमें चाहिए होगा बी के कॉलम्स को मैनेज करने के, क्योंकि पहली रो तो आ जाएगी, दूसरी रो इसका पहला कॉलम आया, अगले कॉलम पे जाना है, उससे अगले कॉलम पे जाना है। उसके लिए हम एक जे का लूप यूज करेंगे। जे इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट जे इज इक्वल टू 1, फिर जे इज इक्वल टू 2, फिर जे इज इक्वल टू 3, और जे इज इक्वल टू 4। अब ये लूप तो हमने यूज कर लिया आई इज इक्वल आई के रो के लिए, जे कॉलम बी के कॉलम्स के लिए, लेकिन हमने आई जो है फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, अगले एलिमेंट पे तो हम जा ही नहीं रहे। तो अगले एलिमेंट्स यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं उस रो में, उनको हैंडल करने के लिए, या कॉलम में इसके, उनको हैंडल करने के लिए हमें एक और लूप चाहिए होगा, जो हमें कहा है कि के। तो फर्स्ट टाइम पहली वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1, 2, 3। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वैल्यूज इक्वल आएंगी। 4, इस तरह से ये लूप में एग्जीक्यूट हो। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरह से अगले वैल्यू पे जाएंगे, वहां पे आएगा। तो ए के इंडेक्सेस किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, बिकॉज मैट्रिक्स ए है तो उसके इंडेक्सेस हम मैनेज कर रहे हैं। ए, और यहाँ पे मैं सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे जूम में लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ, साथ ही स्पेस के आई के, यानी कि तो यहाँ पे हमारे पास बिलफर्स ए है, अभी हमने जिस तरह से देखा था। तो ए के मैट्रिक्स को
करने के लिए हम आई के यूज कर रहे हैं इंडेक्स को मैनेज करने के लिए, आई रो के लिए, के कॉलम के लिए। इसी तरह से बी के कॉल करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले हम के को इस कॉलम वाइज जा रहे हैं, के और जे। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, इसके इंडेक्सेस को ए और बी के लिहाज से, लूप के लिहाज से। तो मैं इसको एल्गोरिथम को डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने जो इससे पहले देखा है, यहाँ तक हमने स्टेटमेंट नंबर 3 तक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया था। तो अब इसके बाद रोज आई, जिस तरह भी आपको बताया कि ए की रोज के लिए हमें एक लूप चाहिए था, इसी तरह बी के कॉलम्स के लिए एक लूप चाहिए था। और यहाँ पे सी आई जे को हमने जीरो के इक्वल लिखा है। वो जीरो के इक्वल इसलिए लिखा है कि मैट्रिक्स बनाया है, हो सकता है वहां पे कोई पहले गार्बेज वैल्यू पड़ी हो, तो इसलिए इसको इनिशियलाइज किया है जीरो के साथ। अब यहाँ पे थर्ड लूप जो है वो कॉलम्स, ए डॉट कॉलम्स पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ए डॉट कॉलम्स भी आ सकता है और बी डॉट रोज भी आ सकता है, क्योंकि ए के कॉलम्स बी के रोज के इक्वल आते हैं, तो तभी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस ए आई के प्लस के जे। तो इसमें इसके लिहाज से वैल्यूज हम स्टोर कर रहे हैं। मैं कैलकुलेट फर्स्ट एक दो वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू हमारे पास होगी 1, ए की वैल्यू भी 1 होगी, के की वैल्यू भी 1 होगी, लूप में जो लूप के वेरिएबल्स हैं। तो सी आई जे मैं साथ ही लिख रहा हूँ क्योंकि सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन नहीं है इसमें, 0 और इसके साथ नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट नंबर 8, उसमें क्या है, सी आई जे इज इक्वल टू सी आई जे प्लस आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो सी वन वन को हम स्टोर कर रहे हैं। सी वन वन इज इक्वल टू सी वन वन प्लस ए वन वन मल्टीप्लाई बाई बी वन वन। तो क्योंकि पहली रो पहला कॉलम है, तो उसमें पहले एलिमेंट को स्टोर कर लिया है हमने सी वन वन। अच्छा, इससे एक और चीज मैं आपको पहले इसको कैलकुलेट, पहली रो की वैल्यूज क्या आएंगी अगर हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, जिस तरह वो लास्ट एग्जांपल हम देख रहे थे। तो सी वन वन इज इक्वल टू ए वन वन मल्टीप्लाई बाई बी वन वन प्लस ए वन टू मल्टीप्लाई बाई बी टू वन प्लस ए वन थ्री मल्टीप्लाई बाई बी थ्री वन प्लस ए वन फोर मल्टीप्लाई बाई बी फोर वन। तो इस तरह से सी वन वन की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे सी वन वन में हमने पहले ए वन वन और बी वन वन स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसको उसी को असाइन कर दिया, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वैल्यू है हम उसको उसके साथ ऐड करना है, तो इसलिए उसको वहीं पे स्टोर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू 1 रहेगी, सिर्फ के की वैल्यू चेंज होगी, के की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो रिजल्टेंट सी वन वन आई और जे की वैल्यू 1 1 है, इज इक्वल टू सी वन वन प्लस ए, आई की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाई बी 2 1, के की वैल्यू 2 है, जिस तरह बी के जे है।
तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद k की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, तो वो C11 इज इक्वल टू C11 प्लस A13 मल्टीप्लाई बाय B31। नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो उसका रिजल्ट हमारे पास C11 इज इक्वल टू C11 प्लस A14 मल्टीप्लाई बाय B41। तो इस तरह से हम पहली वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, मल्टीप्लाई होगी, लेकिन उसमें साथ साथ जो प्रीवियस रिजल्ट है, जिस तरह फर्स्ट टाइम उसको 0 से इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, और उसके बाद उसको मींस A11 कैलकुलेट किया, वो अब C11 में A11 में A11 B11 का रिजल्ट प्लस A12 B21, यानी कि अगली वैल्यू हमारे पास उसमें आ जाएगी। इसी तरह से A1331 उसमें मल्टीप्लाई होके आएगा और बाकी सारी इसमें ऐड हो जाएंगी, तो आखिर में मैट्रिक्स C को हम रिटर्न करें। तो इस तरह से दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैल्यूज के लिहाज से एग्जांपल दी गई है, तो इसमें वैल्यूज हैं A23 मींस के 2 रोज हैं, उसकी डिमेंशन बताइए, 3 कॉलम्स हैं, A की 2 रोज 3 कॉलम्स और B के 3 रोज 3 कॉलम्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास सबसे पहले आएगा कि A1 1 2 3 A, और दूसरा जो है इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट कॉलम के लिए आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 8। इसी तरह से लास्ट वैल्यू जो है फर्स्ट रो लास्ट का थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 9, इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास इस तरह से रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा और सेकंड रो भी इसी तरह से कैलकुलेट होगी। सी की डिमेंशन क्या होगी, ए की रोज और बी के कॉलम्स, तो सी की डिमेंशन हमारे पास 2/3 हो। और नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस कितनी हो रही हैं, एक यहाँ पे हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मल्टीप्लिकेशंस हो रही, यानी कि एक रो के लिए 9 है तो 2 रोज हैं तो 18 मल्टीप्लिकेशंस होंगी जो यहाँ पे हमने लिखी हुई। लेकिन ये जो है 18 मल्टीप्लिकेशंस हमने लिखी हैं, तो मैट्रिक्स का साइज ज़्यादा हो, बड़ा मैट्रिक्स हो, तो हमको हमारे लिए कैलकुलेट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो उसका फार्मूला ये है हमारे पास, P मल्टीप्लाई बाई Q मल्टीप्लाई बाई R। P की वैल्यू हमारे पास 2 है, Q की वैल्यू 3 है, R की वैल्यू 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमारे पास 18 ही है। तो इस तरह से हम जो है मैट्रिक्स की को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ मल्टीप्लाई है कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एल्गोरिथम डिज़ाइन स्ट्रेटजी एक न्यू डिस्कस करेंगे जिसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, और मैट्रिक्स चेन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मींस के मल्टीपल मैट्रिसेस हैं तो उनमें से किस ऑर्डर में हम उनको
मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। मैट्रिसेस हैं A1, A2, A3। तो अब किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए? पहले A1 को A2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसके रिजल्ट को A3 से किया जाए, या फिर A2 को A3 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसका रिजल्ट को A1 से मल्टीप्लाई किया जाए। नॉर्मली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में 2 मैट्रिक्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा मैट्रिसेस होते हैं, तो उनका ऑर्डर किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जाए कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कम से कम आए। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर इसको डिस्कस